पाकिस्तान के कराची शहर में आधी रात के वक्त अपने ही घर की छत के ऊपर बैठा एक शख्स अपने हाथ की उंगलियों को एक ट्रांजिस्टर के ऊपर काफी तेजी से चला रहा था। ये काम करने के दौरान वो बार बार अपनी छत से नीचे गली में झांक कर देख रहा था, क्योंकि शायद उसे ये एहसास हो गया था कि आज की रात उसकी आखिरी रात है और उसका खेल अब खत्म होने वाला है। क्योंकि कराची शहर की जिस गली में उसका घर था, उस गली में कुछ देर पहले से ही पाकिस्तान आर्मी की गाड़ियों की आवाजाही बढ़ गई थी और पाकिस्तान आर्मी के जवान एक एक घर के दरवाजे को खुलवाकर सभी घरों की तलाशी ले रहे थे। लेकिन उस शख्स के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि इन सब चीजों के दौरान भी उसे थोड़ा बहुत वक्त और मिलने वाला था, क्योंकि उस गली में उसका घर सबसे आखिरी में था। ऐसे में जब तक पाकिस्तान आर्मी के वो जवान उसके घर की दहलीज तक पहुंचते हैं और जैसे ही उसे अपने घर के दरवाजे के ऊपर दस्तक सुनाई देती है, तो उस दस्तक के सुनाई देने से पहले ही उसने अपना काम पूरा कर दिया था। पर जैसे ही उसे यह महसूस हुआ कि अब पाकिस्तान आर्मी के जवान उसके घर के दरवाजे तक भी पहुंच चुके हैं, तो उसने तुरंत ही उस ट्रांजिस्टर को अपने घर की छत के ऊपर रखी हुई पानी की टंकी के अंदर डाल दिया, ताकि किसी भी हालत में पाकिस्तान आर्मी के जवानों के हाथों कोई ऐसा सबूत ना लगे जिससे उसके पकड़े जाने के बाद भी उसका मिशन फेल हो जाए। उस वक्त उसको अपने पकड़े जाने का इतना अफसोस नहीं था, लेकिन उसके मन में बस डर इसी बात का था कि किसी भी तरीके से उसने अपना वो जो सीक्रेट कोड उस ट्रांजैक्शन के जरिए सरहद पार हिंदुस्तान तक भेजा है, वो किसी भी हालत में पाकिस्तान आर्मी के जवानों के हाथों नहीं लगना चाहिए। हालांकि मैं जानता हूं कि अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर पाकिस्तान के कराची शहर में रहने वाला कोई शख्स भला हिंदुस्तान तक कोई सीक्रेट कोड क्यों भेज रहा होगा, और अगर वो भेज रहा था तो उसकी असली पहचान क्या थी, और आखिर उस कोड में ऐसा क्या था जिसे वो अपनी जान को भी दांव पर लगाकर किसी भी हालत में हिंदुस्तान तक भेजने की कोशिश कर रहा था। तो सुनो, इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 के दशक से, वो दौर जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर दोनों देशों के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वो किसी भी हालत में पाकिस्तान से अलग होकर अपना एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता था और उसकी इस मुहिम में हिंदुस्तान का उसको भरपूर सहयोग था। इसी वजह से पाकिस्तान को इस बात की चिढ़ लगी हुई थी कि हिंदुस्तान ईस्ट पाकिस्तान को उससे अलग करवाने के लिए ये सब क्यों कर रहा है, और यही तनाव आगे जाकर 1971 की जंग में बदल जाता है, जिस जंग में दोनों देशों के बीच युद्ध होता है। लेकिन इसी युद्ध में पाकिस्तान के कराची शहर में रहने वाले इस शख्स का चाचा लापता हो जाता है, जिस शख्स के बारे में इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था। दरअसल जो शख्स ट्रांजिस्टर के जरिए उस रात हिंदुस्तान तक एक सीक्रेट मैसेज भेज रहा था, उस शख्स का नाम आरिफ कुरैशी था, और आरिफ कुरैशी के चाचा पाकिस्तान आर्मी में तैनात थे, जो कि 1971 की जंग के दौरान लापता हो गए थे। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से उनके बारे में उनके परिवार को कोई भी जानकारी नहीं दी गई, ना ही तो उन्हें शहीद का तबका दिया गया और ना ही उनके बारे में कुछ बताया गया। इसी चीज की वजह से आरिफ कुरैशी के मन में पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के प्रति एक अलग ही रंजिश पैदा हो गई थी, और वो इस चीज का बदला पाकिस्तान से किसी भी हालत में लेना चाहता था। अब जो आरिफ कुरैशी था, वो कराची में एक रेडियो मैकेनिक के तौर पर काम किया करता था। कराची शहर के ही पुराने बाजार में उसकी एक छोटी सी दुकान थी, जहां पर लोग अपने ट्रांजिस्टर, वायरलेस सेट और पुराने टेप रिकॉर्डर ठीक करवाने के लिए उसके पास आते थे। लेकिन पिछले 2 से 3 सालों में उसके मन में पाकिस्तान के प्रति इतनी नफरत पैदा हो गई थी कि काम करने के दौरान भी वो फ्रस्ट्रेट रहता था और कभी कभार तो कस्टमर के ऊपर भी गुस्सा कर दिया करता था। इसके साथ ही वो हर शख्स के पास पाकिस्तान आर्मी की बुराइयां किया करता था, क्योंकि उसके मन में पाकिस्तान आर्मी के प्रति एक ऐसी नफरत बैठ गई थी जिसके चलते वो किसी भी हद तक जा सकता था। अब इसी दौरान इधर हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रो को बने हुए भी अभी 3 से 4 साल का ही वक्त हुआ था, पर तब तक भी रो के कुछ जासूस पाकिस्तान तक पहुंच चुके थे, और उन्हीं में से किसी एक जासूस की नजर आरिफ कुरैशी के ऊपर पड़ जाती है। जब उसने आरिफ के मन में पाकिस्तान आर्मी के प्रति इतनी नफरत देखी, तो वो उससे अपने एसिड के रूप में काम करवाने की सोचता है। लेकिन किसी भी पाकिस्तानी आदमी को इतना जल्दी अपनी तरफ करना आसान नहीं था, क्योंकि रो को यह डर था कि हो सकता है ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की ही कोई चाल हो सकता है आरिफ कुरैशी पहले से ही ISI का एक एजेंट हो, जो पाकिस्तान में मौजूद रो के जासूसों को ढूंढने के लिए इस तरह से अनजान लोगों के पास पाकिस्तान की बुराइयां कर रहा हो, ताकि रो का कोई एजेंट उसके पास आकर अपनी सारी पोल खोल दे। इसी वजह से कई महीनों तक उसके ऊपर नजर रखी गई। रो के अलग अलग एजेंट कस्टमर बनकर उसकी उस रेडियो मैकेनिक वाली शॉप पर अपना सामान ठीक करवाने के लिए जाते थे,
धीरे धीरे कई महीनों की रिसर्च के बाद जब सबको ये यकीन हो गया कि आरिफ कुरैशी को रो का जासूस बनाया जा सकता है, तो फिर एक शाम को रो के कुछ एजेंट आरिफ से जाकर मिलते हैं और उसे सारी कहानी समझाते हैं। हालांकि पहले तो अपने ही देश के खिलाफ जासूसी करने के बारे में सुनकर ही आरिफ बुरी तरह से घबरा जाता है, लेकिन फिर उसके मन में पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ जो नफरत थी, वो नफरत उसे ये काम करने के लिए तैयार कर देती है। क्योंकि उस वक्त तक पाकिस्तान में जनरल जिया ने सत्ता संभाल ली थी और पूरे देश में मार्शल लॉ लागू हो चुका था। इसके साथ ही जिया के सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को एक्स्ट्रा पावर मिल गई थी और इसी वजह से आरिफ कुरैशी जब रो का एजेंट बना था तो उसी दौरान ही कराची शहर में निगरानी बढ़ गई थी, खासकर कम्युनिकेशन पर, क्योंकि ISI को कहीं से ये भनक लग गई थी कि पाकिस्तान में जो भारत के जासूस मौजूद हैं वो भारत तक अपने संदेश भेजने के लिए ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। इसी वजह से इस बात की भनक लगते ही कम्युनिकेशन पर ISI की खास तौर से नजर थी। लेकिन जो आरिफ कुरैशी था वो पिछले कई सालों से एक रेडियो मैकेनिक के रूप में काम कर रहा था, तो उसके लिए ये काम बहुत आसान था, क्योंकि वो हमेशा ही अलग अलग फ्रीक्वेंसी के जरिए हिंदुस्तान तक खुफिया जानकारी भेजा करता था। पाकिस्तान की कौन सी वारशिप की अनयूजुअल मूवमेंट है, मिलिट्री का कौन सा कॉन्वॉय किस तरफ जा रहा है और पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर इन दिनों क्या हलचल चल रही है, ये सारी जानकारियां वो छोटे छोटे कोडेड मैसेज के रूप में ट्रांजिस्टर के जरिए भारत तक भेजा करता था। लेकिन उस वक्त आरिफ को यह भी पता चल चुका था कि अब रिस्क काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, पर एक रेडियो मैकेनिक के रूप में उसकी दुकान उसके इस जासूसी वाले काम के ऊपर एक परफेक्ट कवर थी, क्योंकि अगर कोई भी रेडियो मैकेनिक शॉर्ट वेव फ्रिक्वेंसी पकड़ता तो उसके लिए किसी को भी इस बात का शक नहीं होता, क्योंकि उसका काम ही रेडियो फ्रिक्वेंसियों के साथ छेड़छाड़ करना था। पर एक दिन घर जाने के बाद उसे एक ऐसी खबर सुनने को मिलती है जिसे सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। दरअसल उसका छोटा भाई इमरान कुरैशी ISI में भर्ती हो गया था। इमरान शुरू से ही पढ़ाई में तेज था और उसके मन में अपने वतन के प्रति काफी जोश भरा हुआ था। जनरल जिया के द्वारा मार्शल लॉ लगाने के बाद जब ISI में रिक्वायरमेंट बढ़ी तो उस वक्त उसने भी अप्लाई कर दिया था और कुछ ही दिनों बाद वो ISI में भर्ती हो गया था। हालांकि घर वालों को इस बात का गर्व था और आरिफ भी बाहर से खुश होने का ढोंग कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे समझ में आ गया था कि अब उसका हर कदम खतरे में है, क्योंकि अब तक तो उसे बाहर की दुनिया से ही खतरा था, लेकिन अब खतरा उसके खुद के घर के अंदर आ चुका था। पर कहीं ना कहीं यही चीज उसके लिए मददगार भी साबित हुई, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद उसके भाई की पोस्टिंग कराची पोर्ट के ऊपर ही हो गई थी। ऐसे में उसे कुछ जानकारियां ऐसी थी जो बड़ी ही आसानी से मिल सकती थी, क्योंकि अक्सर रात के वक्त जब दोनों भाई साथ में खाना खाने के लिए बैठते थे तो आरिफ बातों ही बातों में इमरान से कई ऐसी जानकारियां उगलवा लेता था जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए मददगार साबित हो सकती थी। पर कुछ ही दिनों बाद उसका काम और भी ज्यादा रिस्क में पड़ जाता है, क्योंकि ISI के द्वारा इमरान को एक काम और सौंपा जाता है और वो काम था कराची शहर में स्पीशियस कम्युनिकेशन एक्टिविटीज पर नजर रखना। यानी इनडायरेक्ट आरिफ का भाई उसी चीज पर अब नजर रखने वाला था जो आरिफ कर रहा था। कई बार जब इमरान रात के वक्त ऑफिस से घर लौटता था तो उसके हाथों में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की कई सारी फाइलें हुआ करती थी। उन फाइलों को देखकर आरिफ इसी ताक में रहता था कि किसी भी तरीके से उन फाइलों में क्या है वो उसकी नजरों के सामने आ सके, और इस चीज के लिए आरिफ ने एक दो बार इमरान के दूध में नींद की गोलियां भी मिलाई थी, जिससे इमरान जल्द ही सो गया और उसके सोने के बाद आरिफ चोरी छुपे उसके कमरे में जाकर उसकी जो फाइलें थीं उनको खंगालता है और कई ऐसी खुफिया जानकारी उसके हाथों लगती हैं जो भारत के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती थी। लेकिन उन फाइलों को खंगालने के दौरान ही उसे ये पता चलता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पाकिस्तान में मौजूद भारत के जासूसों को ढूंढने के लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क को बहुत ज्यादा टाइट कर रही हैं, और ये चीज उसके लिए एक अलर्ट था कि अब उसे अपना काम बहुत ही ज्यादा सोच समझकर और सावधानी के साथ करना होगा। इसी वजह से अब वो पहले की तरह हर रोज हिंदुस्तान के पास सिग्नल नहीं भेजता था, कभी कभी 10 दिन का गैप देता तो कभी फ्रीक्वेंसी बदल देता। इसके साथ ही उसने सिग्नल भेजने की टाइमिंग भी बदल दी थी। पहले वो घर वालों के सो जाने के बाद रात के 12 बजे के आसपास सिग्नल भेजता था, लेकिन अब वो सुबह के 4 बजे के वक्त सिग्नल भेजने लगा था। लेकिन इसी दौरान एक प्रॉब्लम और हो जाती है कि कराची पोर्ट के जिस एरिया में आरिफ का घर था उसी एरिया में ISI ने इनलीगल ट्रांसमिशन ट्रेस करने के लिए मोबाइल मॉनिटरिंग वैन तैनात कर दी थी, और वो वैन पूरी रात कराची शहर की अलग अलग गलियों में घूमती रहती थी और रेडियो फ्रीक्वेंसियों को पकड़ने की कोशिश करती थी।
इस चीज से आरिफ अच्छी तरीके से यह बात समझ गया था कि अगर उसके द्वारा भेजे जाने वाले सिग्नल कभी भी उस मॉनिटरिंग वैन की फ्रीक्वेंसी में आ गए तो फिर वो अपने आप को नहीं बचा पाएगा। इसी चीज के डर से उसने अगले कई दिनों तक हिंदुस्तान के पास कोई कोड नहीं भेजा। लेकिन इधर दिल्ली में बैठे हुए रो के अधिकारियों को तो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, खासकर कराची पोर्ट पर पाकिस्तान नेवी की होने वाली एक्टिविटीज की। लेकिन वो कहते हैं ना कि कई बार जल्दबाजी ही सबसे बड़ी गलती साबित होती है। सरहद के उस पार बैठा हुआ आरिफ सिग्नल ना भेजकर बिल्कुल सही कर रहा था, लेकिन सरहद के इस बार बैठे हुए लोगों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल जब कई दिनों तक आरिफ ने कोई सिग्नल नहीं भेजा तो रो के द्वारा उसके पास अपना एक दूसरा एजेंट भेजा जाता है, जो उसे जाकर बताता है कि तुम्हारे द्वारा सिग्नल ना भेजने से पूरा काम रुका हुआ है। इसी वजह से दिल्ली से तुम्हारे लिए ये ऑर्डर है कि किसी भी हालत में तुम सिग्नल भेजते रहो। इसी वजह से आरिफ एक बार फिर से रिस्क लेता है और पहले की तरह ही हर 2-4 दिन से ट्रांसमीटर के जरिए कोड के रूप में दिल्ली तक डिटेल्स भेजता रहता है। पर इस दौरान उसका छोटा भाई जो कि ISI में था, उसको एक रिपोर्ट मिलती है कि सदर इलाके में किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से इनलीगल फ्रीक्वेंसी कैप्चर हुई है। अब जिस सदर इलाके की मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ वो एरिया पाकिस्तान के कराची शहर में एक बहुत छोटा एरिया है और उस टाइम पर तो वहां पर ज्यादा दुकानें भी नहीं थी और आरिफ की दुकान भी उन्हीं दुकानों में से एक थी। पर इस बात की भनक लोकल एजेंट के जरिए आरिफ को भी लग चुकी थी कि ISI को इस बात का पता चल चुका है कि यहां से कोई इनलीगल फ्रीक्वेंसी सरहद के पार पहुंच रही है। ऐसे में उस वक्त आरिफ के पास 2 रास्ते थे, या तो वो परमानेंटली सिग्नल भेजना बंद कर देता और खुद को बचा लेता, या फिर एक आखिरी डिटेल सिग्नल भेजकर पूरी जानकारी हिंदुस्तान तक पहुंचा देता, जिसमें पाकिस्तान नेवी की मूवमेंट की पूरी जानकारी थी। और उस वक्त उसने वही दूसरा रास्ता चुना। उस रात उसने अपनी दुकान जल्द ही बंद कर दी थी, क्योंकि अब उसके द्वारा अपनी दुकान से कोई भी सिग्नल भेजना खतरे से खाली नहीं था। इसी वजह से वो उस रात बिल्कुल नॉर्मल रूटीन की तरह अपने घर पर जाता है। उसके चेहरे की हालत देखकर घर वालों को यही लगता है कि शायद काम की वजह से वो थक चुका है। इसी वजह से सब लोग जल्द ही खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन आरिफ की आंखों में नींद बिल्कुल भी नहीं थी। वो बस सबके ठीक तरीके से सो जाने का इंतजार कर रहा था और रात के करीब 3 बजे अपने ट्रांसमीटर को लेकर वो चुपचाप घर की छत के ऊपर जाता है। वहां जाकर उसने ट्रांसमीटर ऑन किया और इस बार कोई छोटा सिग्नल नहीं बल्कि एक पूरा डिटेल कोड तैयार किया, जिसके चलते उस रात उसका ट्रांसमीटर लगभग 2 मिनट तक चलता है। लेकिन किसी भी फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करने के लिए ISI की उस मॉनिटरिंग वैन के लिए 2 मिनट बहुत थे। इसी वजह से करीब 5 से 10 मिनट बाद ही उस गली में उस मॉनिटरिंग वैन के साथ पाकिस्तान आर्मी की कई गाड़ियां पहुंच जाती हैं। इसके बाद हर घर के दरवाजे को खुलवाकर उसकी तलाशी ली जाने लगी थी और जैसे ही इस हलचल की आरिफ को भनक लगी तो उसने तुरंत अपना ट्रांसमीटर मेन सर्किट से निकाला और उसे अपने ही घर की छत के ऊपर मौजूद पानी की टंकी के अंदर डाल दिया। कुछ ही देर बाद उसके घर के दरवाजे के ऊपर भी दस्तक होती है, जिसके बाद वो बड़ी ही हड़बड़ाहट में खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए जाकर दरवाजा खोलता है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी फायदे वाली बात यह रही कि उस तलाशी के दौरान उसका खुद का भाई भी पाकिस्तान आर्मी के जवानों के साथ मौजूद था, जो कि उस वक्त तक ISI में एक बड़े ओहदे तक पहुंच चुका था। ऐसे में पाकिस्तान आर्मी के जवान भी ये सोचते हैं कि अपने ही अधिकारी के घर की तलाशी लेना ठीक नहीं है। इसी वजह से उस रात तो वो बच जाता है। धीरे धीरे उसका भाई इमरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI में बहुत बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाता है, लेकिन उसे कभी भी ये पता नहीं चलता है कि उसके खुद के ही घर से हिंदुस्तान तक खुफिया जानकारी पहुंचाई जा रही थी। आज भी आरिफ कुरैशी कराची की उसी दुकान में एक बुजुर्ग रेडियो मैकेनिक के रूप में जाना जाता है। लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी किसी को भी ये नहीं पता कि कभी उसी रेडियो मैकेनिक दुकान से सरहद के उस पार मैसेज जाते थे, और शायद इस वक्त तक तो उसके भाई का ओहदा ISI में बहुत ऊपर तक जा चुका होगा, जिसके चलते घर में रहने के दौरान कई ऐसी खुफिया जानकारियां होती होंगी जो उसको पता रहती हैं। हालांकि हो सकता है कि आरिफ कुरैशी अब भी इन सब चीजों में एक्टिव हो और अब तक तो उसके भाई की ISI में बहुत पहुंच बन चुकी होगी, तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो निकाल सकता है। लेकिन इन सब बातों की हम या हमारा चैनल पुष्टि नहीं करता है। लेकिन कहा जाता है कि कुछ लोग जंग मैदान में लड़ते हैं और कुछ लोग पर्दे के पीछे रहकर, और आरिफ उन्हीं पर्दे के पीछे रहकर जंग लड़ने वाले लोगों में से एक था। दोस्तों, अगर हमारी ये 2D एनिमेशन वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे भी ऐसी ही सच्ची और अहम कहानियां 2D एनिमेशन के जरिए आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है।